हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और जो चैप्टर्स हैं उनको सही ऑर्डर में याद किया जाए। सो कई एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या फिर जो आपके बैंकिंग एसएससी इस तरह के जो एग्जाम्स हैं जहाँ पे पेपर के अंदर पार्ट्स का, चैप्टर्स का या फिर कई बार आर्टिकल्स को भी पूछ लिया जाता है। सो उस टाइम पे बच्चों को याद नहीं आता है सही आंसर क्या है उसका। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो इसको अंत तक देखिएगा। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको बनाया गया है। इनिशियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स थे जिनको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। फिर उन पार्ट्स को आपने चैप्टर्स में डिवाइड किया और उन चैप्टर्स के अंदर आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जितने भी जो पार्ट्स हैं इसको किस तरीके से अरेंज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है आपका पार्ट 1, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी। सो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे समझिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको उस कंट्री के बारे में बताना पड़ेगा कि वो कंट्री क्या है, उसकी बाउंड्रीज कितनी हैं और वो क्या क्या कंटेन करता है। तो बहुत ही सिंपल वे में एक कंट्री का पहले क्रिएशन किया गया है पार्ट 1 को यूज करके। फिर एक बार जब कंट्री का क्रिएशन हो चुका है उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि इस कंट्री के अंदर कौन से लोग रहने वाले हैं, कौन इस कंट्री में रहेगा या कौन नहीं रहेगा, कौन इसका सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है। तो इसको चीज को एड्रेस करने के लिए पार्ट 2 लाया गया जिसका नाम है सिटीजनशिप। एक बार जब कोई भी आदमी इंडियन नेशन का सिटीजन बन जाता है तब ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है कि उस सिटीजन को कुछ राइट्स दिए जाएं, कुछ ऐसे राइट्स जिनको स्टेट वायलेट ना कर सके या ओवररीच ना कर सके। तो वो राइट्स फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में पार्ट 3 के अंदर मेंशन कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड बहुत सारे राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके सिटीजन्स को ये राइट्स दे दिए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन या एक स्टेट को एम्पावर करता है कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप लेने के लिए। वो जो प्रोग्रेसिव स्टेप लेने को किस डायरेक्शन में लिए जाएंगे, किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो सब मेंशन किया गया है पार्ट 4, जो कि आपके डीपीएसपी के नाम से जाने जाते हैं। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सो फार क्या किया है, पहले एक कंट्री क्रिएट किया है पार्ट 1 के थ्रू। उसके बाद उस कंट्री के अंदर कुछ लोगों को बिठाया है और ये बताया गया है कि ये इस टेरिटरी के सिटीजन्स हैं। उसके बाद पार्ट 3 का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन ने उस टेरिटरी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब चीज़ें दे दी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ चीज़ों के लिए एम्पावर किया है कि आप इन सिटीजन के वेलफेयर के लिए ये काम कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस तरीके से स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, कुछ ड्यूटीज हों जो एज ए सिटीजन आपको फॉलो करने की जरूरत है। और वही सेम चीज़ आपने पार्ट 4 ए में मेंशन कर दिया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 51A, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हो। तो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को होने के नाते आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको क्या क्या करना है इस नेशन की प्रोग्रेस के लिए, वो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। नाउ जब हम इंडियन स्टेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडियन स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 लेवल्स पे डिवाइड किया है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट एक और लेवल है जो कि आपकी लोकल बॉडीज हैं, बट उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। सो 2 लेवल्स पे पावर का डिवीजन होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इंडिया के अंदर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर और जो स्टेट के बीच में पावर डिवीजन है उसको। तो सबसे पहले सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को एड्रेस किया है, जिसके अंदर पार्ट 5 सेंटर को डील करता है। अब इस पार्ट के अंदर सेंटर की भी बहुत सारी
ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप जिसमें कि आपके पास पार्लियामेंट आ जाता है, एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है और जुडिशरी भी आ जाती है। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। अब इन सबको अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव मेंशन किया गया है, जिसके आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब हैं। चैप्टर 2 में पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। चैप्टर 3 एक सेपरेट है जो कि ऑर्डिनरी पावर को मेंटेन कर रहा है। इस तरीके से आपने अलग अलग चैप्टर को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो पार्ट 5 आपका सेंटर को एड्रेस कर रहा है। सेंटर को पूरा पावर स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफाइन किया जा रहा है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के लिए पार्ट 6 के अंदर प्रोविजन मेंशन किए गए हैं और एग्जैक्टली जैसे सेंटर के लिए चैप्टर्स क्रिएट किए हैं, पहले एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, देन जुडिशरी, सेम वे में स्टेट के लिए भी किया गया। बस एक माइनर एक्सेप्शन है, माइनर चेंज है, वो ये है कि यहाँ पे एक जनरल आपने चैप्टर ऐड कर दिया है, चैप्टर 1, और उसके साथ ही बस एक एक नंबर आके आपकी जो चैप्टर नंबर है वो आगे बढ़ जाएगा। और कुछ भी चेंजेस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल सेम रखा गया है। फिर जब आपने सेंटर कवर कर लिया, स्टेट कवर कर लिया, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी बचती हैं, जैसे कि आपके यूटीज हो गए आगे के पार्ट्स में। जैसे यूटीज को कवर किया गया है पार्ट 8 के अंदर। कुछ आपने लोकल बॉडीज को भी, जो आपका 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको भी एड्रेस किया है पार्ट 9 के अंदर। तो पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर आपके पास यूटी प्लस जो आपकी लोकल बॉडीज हैं उनको एड्रेस कर लिया। जब एक साथ ये कवर हो गए तब हम बात करते हैं, अब आपने क्या किया है कि आपने वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बना दिया गया है, उनको कुछ पावर अलॉट कर दिया है। नाउ एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आप चाहेंगे कि जो आपकी जो अलग अलग यूनिट्स बनी हैं ये आपस में इंटरेक्ट भी करें, क्योंकि इन दी एंड आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और साथ ही हार्मनी मेंटेन हो सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ही पार्ट 11 और 12 क्रिएट किया, जो कि बेसिकली एड्रेस कर रहा है सेंटर और स्टेट रिलेशंस को। और सेंटर और स्टेट रिलेशन जिसमें कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल आते हैं, तो अलग अलग चैप्टर के हिसाब से इन सबको अलॉट कर दिया गया है। जब आपने वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट करके उनके बीच में रिलेशन बता दिया, अब इसकी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए कुछ आप एक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्रिएट करोगे, एडमिन। तो ये सब चीज़ें आपने पार्ट 14 के अंदर मेंशन किया है, जिसके अंदर आपने पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन डाल दिए हैं। ये सब हो गए। इसके बाद आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन क्रिएट कर दी है, कुछ आपने ट्राइब्यूनल क्रिएट किए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार आपने अलग अलग फेडरल यूनिट्स को क्रिएट कर दिया, उनको पावर अलॉट कर दी, तब कॉन्स्टिट्यूशन में इन फेडरल यूनिट्स के ऊपर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए एक प्रोविजन ऐड करना जरूरी था। जैसे कि यूएस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1929 में, जर्मनी के अंदर हिटलर ने पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया था। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इमरजेंसी प्रोविजंस ऐड किए अंडर पार्ट 18, ताकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट खुद को चेंज कर पाए, खुद को मॉडिफाई कर पाए उस सिचुएशन को डील करने के लिए। बाकी के जो और पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइम पे ऐड किए गए हैं अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए, तो उसको जनरली हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। साथ ही कुछ और पार्ट भी हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के पार्ट हो गए, वो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। एक ब्रॉड, एक जनरल वे में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चराइज किया गया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, उस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। आई होप कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है उस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो एक वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।